Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So I hope your exam went well and I know for some it might be have been a tough exam in the sense that they might not be able to clear it, but I think at least till the next upcoming Sunday you should not think about the CLAT exam, how it went, whether it was good or bad. Even if it went very well, still I would say that you should be studying right now for your ALET examination. And in that pursuit, we are also going to continue with our daily analysis, which is also very important, specifically for the next year attemptees as well as this year's ALET examinees also. Okay, so do not be disheartened if your paper did not went well. Just pay attention for the next 3 4 days for your ALET preparation as of now, because NLU Delhi is also a really good college. Okay, so with this note, let's start with today's daily news analysis. So the first news is Logjam ends Parliament to debate Constitution. So I'm sure you must be aware that your Parliament is in session, and when I say Parliament, it basically means that your both the houses, because we have a bicameral legislature. Because we have a bicameral legislature, both our houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, are currently in सेशन. व्हाट डू यू मीन बाय सेशन? सेशन बेसिकली मीन्स कि अभी वो वर्क कर रहे हैं, एंड अभी वाला सेशन है वो विंटर सेशन है. तो आपके इंडिया के अंदर में 3 सेशंस होते हैं. एकदम ईयर बिगनिंग में आपका बजट सेशन होता है जो फेब्रवरी जैन एंड से फेब्रवरी में स्टार्ट होता है. बजट सेशन के बाद द नेक्स्ट सेशन इज योर मॉनसून सेशन जो आपका जून और जुलाई के अराउंड में होता है. एंड फाइनली इज योर विंटर सेशन. फॉर एग्जाम्पल जो अभी वाला सेशन है वो नवंबर 25 को बिगन हुआ था, तो यूजुअली नवंबर दिसंबर के अराउंड में ये होता है. ठीक है, 3 सेशंस होते हैं. रिमेंबर कोई भी जो सेशन होता है उसको समन किया जाता. समन मतलब बुलाना. समन कौन करता है इंडिया में किसी भी सेशन को? तो इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनकी एडवाइस फॉलो करके किसी भी सेशन को यहाँ पे समन करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट. फिर उसकी प्रोसीडिंग्स चलती है. डे टू डे उसमें एडजर्नमेंट पॉसिबल है. एडजर्नमेंट इज बेसिकली कि वो जो पर्टिकुलर सिटिंग है जिस दिन वो बैठे हैं उस सिटिंग को एंड हो चुका है. और हो सकता है सिटिंग मींस इट कैन बी बिटवीन विद इन अ डे ऑल्सो कि मॉर्निंग सेशन को एडजर्न कर दिया गया है, अब इवनिंग में बैठेंगे. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आज के सेशन को पूरा एडजर्न कर दिया गया है, अब हम नेक्स्ट डे पे बैठेंगे. ठीक है, अगर बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वापस से रीअसेंबली कब होगी, लेट्स से कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर या चेयरमैन होता है वो कहता है कि दिस हाउस इज एडजर्न टिल टिल 5 पीएम या टिल 5 पीएम दिस डेट, जो भी आज का दिन है, या फिर इट सेज दैट द हाउस इज एडजर्न फॉर द डे. तो इस बीच मींस कि अब हाउस की जो सिटिंग है, जो लोग बैठे हुए हैं, अब वापस से हाउस आज के दिन में नहीं बैठेगा. ठीक है, तो एडजर्नमेंट होता है और डे नहीं दिया गया तो इट इज एडजर्नमेंट साइंड है, विच मीन्स विदाउट टेलिंग द डेट. तो बाद में मैसेज डिलीवर किया जाता है कि अब हाउस जो है वो इस दिन बैठने वाला है. तो अगर कोई डेट स्पेसिफिकली टाइम टाइम लिमिट नहीं बताई गई है तो दैट इज नोन एज एडजर्नमेंट साइन डे. उसके बाद जब वो पूरा सेशन, जैसे ये विंटर सेशन चल रहा है अभी नवंबर में, दिसंबर में, और जब भी ये सेशन एंड होगा, लेट्स से दिसंबर के 24-25 के अराउंड, जब भी ये सेशन एंड होगा तो उस टाइम में इस हाउस को आपका प्रोरोग कर दिया जाएगा. प्रोरोगेशन प्रोरोगेशन अगेन यहाँ पे समनिंग भी प्रेसिडेंट करता है. और प्रोरोगेशन जो होता है जहां पे आपका जो पूरा सेशन है, दिस सेशन, नॉट जस्ट द सिटिंग बट पूरा विंटर सेशन जो है वो आपका प्रोरोगेशन करा जाता है. इट इज ऑल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट. ओके, सो रिमेंबर किसी हाउस को बुलाने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है और उस हाउस की पूरे सेशन को एंड करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है. बीच में समनिंग और प्रोरोगेशन के बीच में जितना भी काम होता है वो सारा का सारा आता है आपके लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के अंडर में. ओके, एंड फाइनली जब किसी लोकसभा का आपका टेन्योर कंप्लीट हो, राज्यसभा का तो हो ही नहीं सकता, बट लोकसभा के या स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, लेट्स से 5 इयर्स हो गए या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उस केस में डिसोल्यूशन हो जाता है हाउस का और वो भी प्रेसिडेंट ही कॉल करते हैं. ओके, सो बेसिकली आपका इस तरीके से हाउस का सेशन है जो फंक्शन करता है. तो अगर आप आज का हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फर्स्ट न्यूज इज ओनली लॉक जैम एंड्स पार्लियामेंट टू डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज दिस लॉक जैम? तो मेनी ऑफ द अपोजिशन लीडर्स वर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट, वर नॉट अलाउिंग द पार्लियामेंट टू फंक्शन simply because that the Lok Sabha speaker as well as the Rajya Sabha chairman, they had denied their request to discuss the Adani issue. So अभी अडानी इंडेक्टमेंट इंडाइटमेंट इशू चल रहा है आपका यूएस में.
कि अडानी की एक कंपनी और उसके जो प्रमोटर्स हैं, उसके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके अगेंस्ट में देयर इज अ केस ऑफ करप्शन ब्राइवरी गोइंग ऑन इन द यूएस। तो दे वांटेड टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर केस, बट यहाँ पे जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं विच आर बेसिकली स्पीकर इन लोकसभा और चेयरमैन, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। रिमेंबर दिस, पार्लियामेंट के अंदर में कोई भी डिबेट तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस चीज को अलाउ करे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मतलब है कि कौन उस पर्टिकुलर ऑफिस, उस लोकसभा और राज्यसभा को वहां पे हेड करेगा या उसमें प्रिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो टूल्स होते हैं जिसके अंदर में आपके डिस्कशन होते हैं। तो यू शुड नो कि आपका जो पार्लियामेंट का सेशन है वो रोज, जब भी आपका सेशन चल रहा है, रोज आपका 11 बजे स्टार्ट होता है। सो यूजुअल इट इज द यूजुअल टाइम कि 11 AM के ऊपर भी आपका स्टार्ट होता है, और 11 L से 12 नून, आई थिंक ये PM होना चाहिए, 12 नून जो होता है आपका मॉर्निंग का, इस पर्टिकुलर टाइम में आपका जो आर होता है उसे हम क्वेश्चन आर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन आर के अंदर में अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो वो नोटिस देके, पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा कि बेसिकली आई वांट टू आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आर में वो अपना नोटिस दे सकता है आपके लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा में चेयरमैन को, और वो पर्टिकुलर नोटिस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उस क्वेश्चन आर के अंदर में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है उसका रिटर्न या ओरल आंसर जो होता है वो रेस्पेक्टेड मेंबर, या अगर मेंबर से क्वेश्चन है मेंबर, या फिर कोई मिनिस्टर है तो मिनिस्टर उसका आंसर देता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट आर ऑफ प्रोसीडिंग होता है 11 से 12 का, दैट इज नोन एज क्वेश्चन आर, और इसमें नोटिस देने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग इनोवेशन है इंडिया की जिसको हम जीरो आर बोलते हैं, जीरो आर। ओके, सो जीरो आर है 1960s में, 62 में आपका ये एग्जैक्टली 1960s के अंदर में आपका जीरो आर का ये एक नया कंसेप्ट लॉन्च हुआ था। इट्स एन इंडियन इनोवेशन। तो 11 से 12 और 12 बजे को हम कई बार जीरो आर भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो जीरो होता है क्योंकि डबल जीरो रहता है रात को जैसे, तो जीरो आर टाइमिंग बोला जाता है। सो आफ्टर वी आर डन विद द क्वेश्चन आर ऑफ 1 आवर, इसके बाद यूजुअली आधे घंटे का 12 से 12:30 तक का ये एक सेशन रहता है जीरो आर का, जिसके अंदर में एनी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज एनी इंपॉर्टेंट इशू, कोई भी इंपॉर्टेंट इशू, नेशनल इंटरनेशनल, कोई से भी इश्यूज वो रेज कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी नोटिस। तो इसमें नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट एट द सेम टाइम डू नॉट थिंक नोटिस इज अ फॉर्मल आई एम टॉकिंग अबाउट अ फॉर्मल रिटर्न एप्लीकेशन। वो नोटिस जो होता है वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम अगर जीरो आर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करना है या नहीं करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी इट इज गोइंग टू बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हु इज गोइंग टू डिसाइड। रिमेंबर, क्वेश्चन आर के अंदर में आपको एक फॉर्मल नोटिस, रिटर्न नोटिस देना पड़ता है। बेसिकली यू हैव टू गिव अ प्रॉपर रिक्वेस्ट, 16F करके आपके लोकसभा रूल्स में प्रोवाइडेड है, उसके अंदर में आपको ये प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि आई वांट दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई वांट लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री या निर्मला सीतारमन टू आंसर इट ओरली इन द पार्लियामेंट। तो वो क्वेश्चन आर में होता है। जीरो आर के अंदर में लेट्स से कि एकदम से कोई इशू रेज हुआ, जैसे कि अभी यहाँ पे साइक्लोन का इशू चल रहा है तमिलनाडु के अंदर में, तो हो सकता है कोई MP फ्रॉम तमिलनाडु जीरो आर के अंदर में उस पर्टिकुलर चीज को आर्ग्यू करे वहीं की वहीं पे। तो उस सिचुएशन के अंदर में MPs जितने भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस डिबेट में, दे कैन पार्टिसिपेट। 2 से 3 मिनट्स का पर MP को टाइम एलोकेट होता है, एंड अकॉर्डिंगली वो वहां पे इशू रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग योर क्वेश्चन आर एंड जीरो आर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज नॉट दैट अ गुड न्यूज फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। फैक्ट्री एक्टिविटी एक्सपेंशन इंडेक्स स्लिप्स टू 11th मंथ लो ऑफ 56.5 इन नवंबर। रिमेंबर, यहाँ पे देखिए न्यूज को समझना बहुत जरूरी है। क्या नो यहाँ पे लो लिखा हुआ है, 56.5 लिखा हुआ है, फैक्ट्री एक्टिविटी एक्सपेंशन लिखा हुआ है। सो रिमेंबर कि ऑल्दो इट्स अ बैड न्यूज, इसका मतलब ये नहीं होता जब आपका कोई इंडेक्स जैसे ये वाला एक्सपेंशन इंडेक्स ये स्लिप हुआ है और ये 56.5 पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फैक्ट्रीज बंद होना हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंशन का इंडेक्स है, अगर और बहुत ज्यादा, मतलब पहले अगर ज्यादा था और फैक्ट्रीज ज्यादा ओपन अप हो रही थी, तो फैक्ट्रीज का ग्रोथ जो है वो कम हो चुका है। और किस लेवल पे ग्रोथ कम हो रहा है, क्या फैक्ट्रीज ग्रो कर पा रही है, नई फैक्ट्रीज ओपन हो रही है नहीं हो रही हैं, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है उनके अंदर में जो प्रोडक्शन है लास्ट टाइम से बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है। पहले 200 केजी करते थे तो अब 300 केजी करते हैं, या अब 150 या 100 केजी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब जो आपका मेजरमेंट होता है, ये आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स से मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ पर्टिकुलर इंडेक्स जो इंडिया में HSBC, आपका एक बैंक है HSBC, वो पब्लिश करता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स करंटली। जैसे इंटरनेशनली इट इज डन बाय S&P। तो
S&P ग्लोबल करके कंपनी है एक आपकी यूएस की, वो बेसिकली वर्ल्ड का भी आपको इस टाइप से इंडस्ट्रियल मैनेजर इंडेक्स प्रोवाइड करता है। और HSBC जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो भी आपका S&P ग्लोबल इंडिया में कंपाइल करके प्रोवाइड करता है। सो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स का नाम तो है HSBC परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, बट इट इज ऑल्सो डन बाय S&P ग्लोबल ओनली। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स? सो अगेन इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स आर बेसिकली इंडिकेटर्स ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें बात हो रही है। जैसे ये इट्स एन इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बेसिकली पूरी की पूरी जो फैक्ट्री एक्टिविटीज होती है इंडिया के अंदर में, उन सबका सर्वे कंडक्ट करता है। तो इट विल गो टू डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिल्ली के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां जाएगा, हर स्टेट के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पे जाएगा। तमिलनाडु के अंदर में जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं या मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में जो आपके हैं, जैसे गुड़गांव आपका हरियाणा में पड़ता है, तो इट्स अ मेजर इंडस्ट्रियल हब। तो यहाँ पे हो गया जमशेदपुर, टाटा सिटी है वो हो गया। राजस्थान के अंदर में भिवाड़ी करके एक रीजन है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, जो आपका एक इंडस्ट्रियल हब है। कोटा इज बिकम एन इंडस्ट्रियल हब। पानीपत इज अ इंडस्ट्रियल हब। इस टाइप से नॉर्थ इंडिया के मैं बता रहा हूँ आपको। यूपी में नोएडा जो है इट इज अ इंडस्ट्रियल हब। तो ये सारे के सारे जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, वहां पे जो भी आपकी कंपनीज होंगी, उन सबके अंदर में मंथली सर्वेस किया जाएगा। और उस पर्टिकुलर सर्वे के थ्रू इट्स विल ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज द सर्विसेज सेक्टर, नॉट इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर के अंदर में आप ये सर्वे करेंगे और उससे हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि हमारी जो एक्टिविटी है, फैक्ट्री एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, वो कितने लेवल पे एक्सपेंड करी या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है। तो इसका एक सिंपल सा होता है कि अगर आपका जो ये पीएमआई इंडेक्स है, अगर इसकी वैल्यू 50 है, विच मीन्स कि जितना प्रोडक्शन लास्ट क्वार्टर में या जो भी इसका जिस भी बेसिस पे हम मेजर कर रहे हैं, लास्ट क्वार्टर या लास्ट ईयर में जितना प्रोडक्शन हमने लास्ट ईयर करा था टोटल, उतना ही प्रोडक्शन हम करें। पीएमआई इज इक्वल टू 50 क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका कुछ भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी हमने, लास्ट मंथ भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 100 केजीज ऑफ राइस बनाया था, और इस बार भी हमने 100 केजीज ऑफ राइस ही प्रोड्यूस करी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री, या टोटल जितनी फैक्ट्री जो प्रोडक्शन कर रही है, कोई ज्यादा कोई कम, मिला के टोटल 50 ही बैठ रहा है, विच मीन्स कि कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है। तो लास्ट मंथ में भी उतना ही ग्रोथ, उतना ही प्रोडक्शन था, इस मंथ में भी इतना ही प्रोडक्शन है। अब ये पर्टिकुलर इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज ये बेसिकली ये सोचते हैं, ये शो करते हैं कि मार्केट के अंदर में फ्यूचर डिमांड क्या है। ओके, रिमेंबर ये शो कर रहे हैं आपकी फ्यूचर डिमांड क्या होने वाली है मार्केट के अंदर में, इसके बेसिस के ऊपर पे, ठीक है। तो अगर पीएमआई 50 से ऊपर है, विच मीन्स कि मार्केट के अंदर में फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, विच मीन्स कि जिस लास्ट मंथ से इस मंथ में ज्यादा यहाँ पे डिमांड है फैक्ट्रीज के अंदर में, विच मीन्स कि इकोनॉमी ओवरऑल बेटर परफॉर्म करे और फ्यूचर में जाके और बेटर परफॉर्म करेगी। बिकॉज फैक्ट्री अगर यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, विच शोज कि मार्केट में डिमांड है, और वो मार्केट में डिमांड नेक्स्ट मंथ तक जाके शायद शो होगी। ऑब्वियसली जस्ट थिंक ऑफ दिस कि भाई आप फैक्ट्री के अंदर में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, आज प्रोड्यूस हुआ, कल तो वो मार्केट में सप्लाई नहीं होगा, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। किसी ने ऑर्डर्स दिए होंगे उनको, तो फैक्ट्री ने सामान लिया होगा, उसके बाद उसको बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रैवल कराएगा, और फिर फाइनली रिटेल पे, फिर एक होलसेलर के पास, फिर रिटेल के पास जाएगा। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस कि भाई जो आज यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो रिपरकशन है वो नेक्स्ट मंथ या मे बी नेक्स्ट वीक, 2-3 महीने में भी हो सकता है आए। तो इसलिए यहाँ पे ये हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली दिस इज योर पीएमआई। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है हमें करंट और फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस की। ओके, और ये HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इज कंपाइल्ड बाय S&P ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। ये एक आपकी कंपनी है यूएस की, इट्स अ क्रेडिट एजेंसी, और ये इस टाइप से कंसल्टेंसी फर्म भी है, और ये आपके इस टाइप से पीएमआई इंडेक्स को यहाँ पे कंपाइल करके प्रोवाइड करती है। ओके, ओके, और पीएमआई इफ इट्स बिलो 50, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्शन जो कर रहे थे, फैक्ट्री जो थी अब कम प्रोड्यूस कर रही है, 100 केजीज कर रही थी, इस बार उसने 30 डेज में से 5 डेज 7 डेज के लिए फैक्ट्री को क्लोज करके रखा, बिकॉज उसकी इतनी डिमांड ही नहीं है मटेरियल की, तो इसलिए उसने इतना काम ही नहीं करा। तो वहां पे प्रोडक्शन जो है 100 केजी से हमने 80 या 70 केजी करा है, रेदर देन 100 का हमने 120 नेक्स्ट मंथ में किया है। ओके, सो दिस इज योर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। और नेक्स्ट पे आते हैं, नो वोटर मस्ट बी टर्न डाउन, सुप्रीम कोर्ट टेल्स ईसी ओवर इंक्रीज वोटर लिमिट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है? सो इफ यू आर अबव 18 एंड इफ यू हैव गॉन टू वोट, तो आप एक पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे जाते हो, और पोलिंग स्टेशन पे कई बार आपको भीड़ दिखती होगी, कई बार आपको खाली मिलेगा।
यूजली मॉर्निंग में 9 AM पे आपकी वोटिंग स्टार्ट हो जाती है और शाम को 5 बजे तक यूजली होती है। कई बार एक्सटेंड करके अगर वोटर्स कंटिन्यू आते रहते हैं तो उस सिचुएशन में 6 या 7 बज जाते हैं। ठीक है। और आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, ये आपको इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन को, ये इसके अंदर में रेगुलेशंस प्रोवाइडेड है। तो इसके अंदर में इट इज प्रोवाइडेड कि हर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में इनफ पोलिंग स्टेशन होने चाहिए कि वो लोग इजिली वर्क कर पाए। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड रूल्स इट हैज फ्रेम्ड, इसने एक लिमिट सेट करी हुई है कि जो अर्लियर लिमिट थी इट वाज कि 1200 तो रूरल एरियाज में और 1400 अर्बन एरियाज में जो इलेक्टर्स होंगे, मतलब जो वोटर्स होंगे, उनके लिए एक पोलिंग स्टेशन, यानी एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पे 1200 लोग तो रूरल एरिया के अंदर में वोटिंग के लिए जाएंगे और एक पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए अर्बन एरिया में 1400 इलेक्टर्स को केटर करने की। और अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक 1500 की कॉमन लिमिट कर दी है कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर पे करीब करीब 1500 जो इलेक्टर्स या वोटर्स होंगे उनको वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, सो दिस इज अ न्यू चेंज। तो यहाँ पे इस चीज को क्वेश्चन करा है, कई कई आपके पेटिशन गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, दे सेड कि यहाँ पे व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि आपने एक पोलिंग स्टेशन पे जिसपे पहले ही इतना रश होता है कि अब आप यहाँ पे इसका और नंबर इंक्रीज कर रहे हो, मतलब व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ से प्रोबेबली लोगों को पोलिंग पे जाने में डीमोटिवेशन हो, बिकॉज पहले ही बहुत लंबी लाइन होती है, पहले ही बहुत टाइम लगता है। अब आप लिमिट इंक्रीज कर दोगे तो एवरी पोलिंग स्टेशन के ऊपर पे यहाँ पे और भी ज्यादा लोग होंगे। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट है कि हम कॉस्ट सेविंग कर पाएंगे बिकॉज वी वुड बी रिक्वायरिंग लेस नंबर ऑफ ईवीएम्स एंड लेस नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस आल्सो। तो 1500 लोग अगर एक पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे अलाउ करते हैं। एट द सेम टाइम वहां पे पेटिशनर आर्ग्यू कर रहे हैं कि आप कॉस्ट देख रहे हो ईवीएम्स का एक्सेट्रा का, वी आर लुकिंग एट द कॉस्ट टू डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की कॉस्ट कितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है अगर लोग अपना प्रॉपर इलेक्शंस को या अपने पर्टिकुलर वोट को एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, सो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में आई थॉट वी शुड रिवाइज राइट टू वोट इन इंडिया। ओके, सो एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि भाई राइट टू वोट जो है वो इंडिया में एक फंडामेंटल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक स्टैट्यूटरी राइट है या एग्जीक्यूटिव राइट है, या ये राइट ही नहीं है, इट्स अ ड्यूटी। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस, वी आर वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग दैट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड इट कि ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है। मैनी अ टाइम्स कुछ जजमेंट देखते हो तो कई बार उन्होंने स्टेटमेंट तो दिया है ऐसा कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिकॉज आर्टिकल 325 और 326 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे यू विल फाइंड आउट कि इंडिया के अंदर में राइट टू वोट इज गिवन टू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एडल्ट सफरेज मतलब राइट टू वोट टू एन एडल्ट विच इज अबव 18 फॉर इंडिया नाउ। ठीक है, तो ये भी है। बट अगर आप सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक जजमेंट देते हो या फिर इफ आई टेक हिंट फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी, वहां पे भी राइट टू वोट का स्टेटस पूछा गया था एंड द करेक्ट आंसर विच वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गिव, यानी यूपीएससी ने जो आंसर दिया, it said that it is only a statutory right or a legal right. ओके, ठीक है। तो यहां पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी और अ लीगल राइट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। ओके, सो रिमेंबर दिस कि राइट टू वोट इंडिया में है, इट इज डेफिनेटली अ स्टैट्यूटरी राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में सेक्शन 62 है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड सेक्शन 62, जिसके अंदर में राइट टू वोट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ओके, और उसके अंदर में ये भी बताया हुआ है कि किस किस के पास में आपका वोटिंग राइट होगा और किन किन को यहाँ पे आप एक्सेप्शन बना सकते हो, यानी उनका वोटिंग राइट आप यहाँ पे छीन सकते हो। ठीक है, तो वी नो फॉर श्योर कि इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, लीगल राइट। सो लेट्स से इफ अ क्वेश्चन कम्स अप कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ राइट टू वोट इन इंडिया, माय बेट वुड बी ऑन स्टैट्यूटरी और लीगल राइट rather than it being a fundamental right or a constitutional right. Also, is it a duty? So yes, it is an ethical duty, एथिकल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, बट इट इज नॉट अ लीगल ड्यूटी। ना लीगल ड्यूटी है ना कोई फंडामेंटल ड्यूटी, नॉट अ लीगल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी होता मतलब बेसिकली आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप एक लॉ को ब्रीच कर रहे हो बिकॉज इट्स योर ड्यूटी एज पर लॉ, तो यहाँ पे कुछ पनिशमेंट का प्रोविजन या कुछ पेनल्टी का प्रोविजन होता, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट अ लीगल ड्यूटी। ओके, एंड हम यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज में करते हैं एंड वी ऑल्सो बिलीव कि पीपल हैव अ राइट नॉट टू चूज, सो ऑल्सो दे हैव द राइट टू नॉट टू go to a particular polling station also as per law.
ठीक है। अब यहाँ पे हम राइट टू वोट को बेटर करने के लिए आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। फॉर एग्जांपल इनका सबसे फेमस है वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी, विच मींस कि आपके पोलिंग एजेंट जो है वो आपके घर आएंगे और वहां पे आपका खुद से वोट लेके। तो इस बार के इलेक्शन में ये जो पर्टिकुलर फैसिलिटी है, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू पीपल अबव द एज ऑफ 85 एंड पर्संस विद डिसेबिलिटी विद 40% प्लस डिसेबिलिटी। तो अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है जिसकी जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो 40% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि इफ यू आर अबव 85 ईयर्स ऑफ एज तो भी आपको वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा प्रॉक्सी वोटिंग होता है, सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव प्रोवाइडेड प्रॉक्सी अटेंडेंस फॉर योर फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए भी किया होगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रॉक्सी वोटिंग? सो प्रॉक्सी वोटिंग इज बेसिकली यू आर नॉमिनेटिंग समवन एल्स टू गो एंड वोट ऑन योर बिहाफ। ओके, सो इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है वो सर्विस वोटर्स की है, और दूसरे है स्पेशल वोटर्स। पहले स्पेशल वोटर्स डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल वोटर्स आर वोटर्स डिक्लेयर स्पेशल बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये तो एक इसकी लिटरल डेफिनेशन हो गई, बट एग्जैक्टली इसके अंदर में कौन आता है? आपके जो प्राइम, नॉट प्राइम मिनिस्टर बट ऑल द मिनिस्टर्स, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। तो ये स्पेशल वोटर्स, इनके और इनके स्पाउसेज जो होते हैं उनके लिए अलग से एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है, और वो इस चीज में इस तरीके से कर सकते हैं। सर्विस वोटर्स क्या होते हैं? सर्विस वोटर्स आर बेसिकली मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जो लोग होते हैं वो सर्विस वोटर्स में आ जाएंगे। मेंबर्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स सर्विंग आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो यू आर पैरामिलिट्री में आ गए आपके बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती हैं, सारे के सारे आपके इसके अंदर में आ जाएंगे। आसाम राइफल्स, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो इसके लोग, अगर आप आउटसाइड योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर आप वहां पे पोस्टेड हो, सो लेट से आप बिलोंग करते हो दिल्ली को, बट आपकी पोस्टिंग लगी हुई है कोलकाता में, सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो बैक टू दिल्ली, और आपकी सर्विस भी इसी टाइप की है कि इट इज नॉट एडवाइजेबल या इट इज नॉट फ्रूटफुल और अ पैरामिलिट्री फोर्स की उनके जो पर्सनल है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने चाहे, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं इनको भी प्रॉक्सी वोटिंग अलाउड होता है, विच मींस दे कैन नॉमिनेट समवन एल्स टू गो एंड वोट ऑन देयर बिहाफ। एज वेल एज स्टेट लेवल पे जो पुलिस पर्सनल होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं आउटसाइड देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो लेट से अगर आप एमपी से हैं और आप भोपाल से हैं और आप पुलिस में है एंड आपको इंदौर में ड्यूटी लगाई जाती है, तो इन दैट केस आल्सो आप प्रॉक्सी वोटिंग करवा सकते हो। नेक्स्ट इज योर पोस्टल बैलेट फैसिलिटी। तो पोस्टल बैलेट इज बेसिकली कि अभी ईवीएम्स यूज होती है, पोस्टल बैलेट इज कि आप पोस्ट कर सकते हो अपना जो वोट है। इसके अंदर में प्रॉपर प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और ये फैसिलिटी भी आपके सर्विस वोटर जो ऊपर दिए हुए हैं, इलेक्टर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो आप कोई मीडिया पर्सन हो, आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो जिसको इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया गया है कहीं पे, आप टीचर भी हो सकते हो बट आपको इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया हुआ है, तो इन सब लोगों को भी पोस्टल बैलेट, विच मींस दे कैन जस्ट सिंपली फिल अ फॉर्म, दे कैन नॉमिनेट द पर्सन जिसको ये वोट देना चाहते हैं, और वो उसको पोस्ट कर सकते हैं आपके इलेक्शन कमीशन को, और उनका वोट रजिस्टर हो जाएगा। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्टर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अगर आप प्रिजन के अंदर में हो, प्रिजन के अंदर में हो, आप एक अंडर ट्रायल हो या आप कन्विक्टेड फेलो हो, तो आपके पास में राइट टू वोट नहीं है। रिमेंबर, अगर आप प्रिजन में हो, आपका अंडर ट्रायल, कन्विक्शन नहीं हुआ है, आप अंडर ट्रायल हो, या लेट से आप अगर अंडर ट्रायल थे और अब आपको कन्विक्ट ही कर दिया गया है, दोनों ही सिचुएशन में अभी तक राइट टू वोट नहीं है। मोर यू शुड नो कि अंडर ट्रायल जो होता है उसके पास में राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन तो है, बट कन्विक्टेड एक जो आपका प्रिजनर होता है उसके पास में राइट टू इलेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। बट इन दोनों से सेपरेट होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज बेसिकली अ प्रिवेंटिव मेजर, कि यहाँ पे कोई पर्सन को आप डिटेन करते हो कि इन फ्यूचर ही और शी माइट कमिट अ क्राइम, तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर यू डू इट। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो प्रिवेंटिव डिटेंटीज जो होते हैं उनके पास में प्रॉक्सी वोटिंग या ईवीएम्स पे जाके, पोलिंग बूथ पे जाके वोटिंग का राइट नहीं होता, बट दे हैव द राइट टू डू पोस्टल बैलेट। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज पर सेक्शन 62 क्लॉज 5 का प्रोविजो, सेक्शन 62 क्लॉज 5 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो ही ये प्रोवाइड करता है कि इलेक्टर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन हैव द राइट टू गो एंड वोट, या राइट टू, नॉट सॉरी, नॉट गो बट राइट टू डू पोस्टल बैलेट एंड दे कैन रजिस्टर देयर वोट। नेक्स्ट इज योर एसेंशियल सर्विस कवरिंग पोलिंग डे एक्टिविटीज। तो कोई जैसे एग्जांपल के लिए मेट्रो आप रन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर में, जयपुर में, तो जो उसके लोग हैं वो तो छुट्टी नहीं ले सकते, बिकॉज उस दिन तो और भी ज्यादा जरूरी है कि लोगों को शायद वोटिंग के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। इसके अलावा हॉस्पिटल वर्कर्स एक्सेट्रा, फायर डिपार्टमेंट और जो भी आपके एसेंशियल एक्टिविटीज में आएगा वो सारे इसके अंदर में फॉल करेंगे। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो गिवन टू एब्सेंटी वोटर्स। तो मे बी इफ सम पर्सन इज नॉट एबल टू वोट ड्यू टू वर्क कमिटमेंट्स, तो वो पहले से इलनेस है या डिसेबिलिटी है, तो वो पहले से यहाँ पे अप्लाई करके पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी को यूज कर सकता है। तो इवन एब्सेंटी वोटर्स जो पर्टिकुलर रीजन की वजह से वर्क कमिटमेंट्स एक्सेट्रा की वजह से नहीं कर सकते हैं, दे ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू पोस्टल बैलेट, ठीक है। तो वो ये चीज भी कर सकते हैं।
ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर राइट टू वोट। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑक्सफोर्ड स्टडी लॉट्स प्रगति सिस्टम फॉर फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स। तो ऑक्सफोर्ड के स्कूल के अंदर में जो आपका यूनिवर्सिटी है वहां पे एक स्टडी करी गई और उस स्टडी ने प्रेस करा है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रगति मॉडल को। एंड आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म प्रगति? सो रिमेंबर, आपके मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, उनको एक्रोनिम्स बहुत अच्छे लगते हैं। दे लाइक एक्रोनिम्स, तो वो हर चीज का एक एक सेंसिबल एक एक्रोनिम बनाना पसंद करते हैं, और इट्स आल्सो गुड फॉर अस आल्सो कि इसको समझना इजी हो जाता है। तो प्रगति का फुल फॉर्म एक्चुअल में क्या है? तो प्रगति स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो यू कैन सी कि आपको अगर फुल फॉर्म याद होते हैं या पता होते हैं तो कई बार उसका ऑब्जेक्टिव आप यही निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका ऑब्जेक्टिव मेरे को दिख रहा है कि ये प्रोएक्टिव यानी पहले से एक्टिव गवर्नेंस गवर्नेंस रेदर देन रिस्पॉन्ड कर रही है, पहले से एक्टिवली वो एक्शन ले रही है, गवर्नेंस के थ्रू वो पहली सॉल्यूशन निकाल रही है। एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि हमारे कुछ भी जो स्पेसिफिकली इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमेशा टाइम जो लिमिट होती है उसको एक्सटेंड करते रहते हैं, और उससे उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी एस्केलेट हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्रगति जो आपका सिस्टम है, ये जो भी आप ये इनिशिएटिव है, इसके अंदर में आप गवर्नेंस भी प्रोएक्टिवली कर रहे हो और यू आर ट्राइंग टू डू टाइमली इंप्लीमेंटेशन। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रगति? सो इट इज बेसिकली अ आईसीटी प्लेटफॉर्म, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। बेसिकली एक वेबसाइट टाइप है या ऐप टाइप है जिसके अंदर में आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, स्टेट ऑफिशियल्स हैं और सेंटर ऑफिशियल्स हैं, वो साथ में बैठे हैं और वो रिव्यू करते हैं, वो रिव्यू करते हैं और मॉनिटर करते हैं, आपके रिव्यू करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को अक्रॉस द कंट्री। तो गवर्नमेंट के जितने भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सबका ये रिव्यू करेंगे कि भाई किस लेवल पे चल रहा है। लेट्स से कि अभी दिल्ली मुंबई में आपका एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो इसका स्टेटस क्या है, क्या इसमें कोई इश्यू आ रहा है, क्या ये अपने टाइम से पहले चल रहा है या पीछे चल रहा है, अगर कोई इश्यू है तो क्यों है, टाइम डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और कोई इसके अंदर में इश्यू तो नहीं है, कहीं पे गवर्नमेंट की वजह से तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट के बाहर का तो व्हाट दे कैन डू, बट एटलीस्ट दे वुड रिव्यू देयर एंड मॉनिटर कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या प्रोग्रेस चल रहा है। सो व्हाट इट हैज डन इज कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सारे के सारे हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर हो रहे हैं। सो इस वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं ग्राउंड लेवल पे, दे आर ऑल्सो अंडर स्क्रूटिनी, दे आर ऑल्सो अंडर गवर्नमेंट्स आई कि यार ये हम अगर हमने ये काम ढंग से नहीं किया तो प्रगति पोर्टल पे हमारे पे क्वेश्चनिंग हो सकती है और उसके बाद में देयर माइट बी सम एक्शन। ओके, तो इस वजह से जो आपके गवर्नेंस है, जो आपके ऑफिशियल्स हैं, वो भी प्रोएक्टिवली काम करते हैं, टाइमली इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये प्रगति प्लेटफॉर्म इट्स नॉट अ न्यू प्लेटफॉर्म, 2015 में ही इसको लॉन्च कर दिया गया था। और इसके अंदर में आप क्या करते हो, बेसिकली आपके प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज बैठते हैं, आपके जो हाईएस्ट लेवल के आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, और जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, तो हाईएस्ट लेवल का जो आपका चीफ सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट लेवल आईएएस ऑफिसर इन द स्टेट। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी सेंटर में होता है, स्टेट्स में आपका चीफ सेक्रेटरी होता है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों पीएमओ के ऑफिशियल्स, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स, ये तीनों यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। और यहाँ पे एक एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उनकी प्रोग्रेस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ये पीएमओ ने ही डिजाइन किया है इन कोलैबोरेशन विद एनआईसी। तो जितनी भी आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, दे आर होस्टेड बाय एनआईसी। होस्टेड मतलब कि बेसिकली इन्होंने इनको बनाया है, इनको बिल्ड करा है इन्होंने, और यही इसको मेंटेन करने का काम भी करते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रगति? इंश्योरिंग एफिशिएंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग ग्रीवांसेस। तो बेसिकली आप प्रगति का फुल फॉर्म भी अगर आपको याद है तो आई एम श्योर आप ये कर लोगे। इसके अलावा 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर में कौन होता है? पीएमओ, यूनियन सेक्रेटरीज एंड योर चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट। दिस इज योर प्रगति इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियाज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। तो यहाँ पे इंडिया ने अपना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान एक लॉन्च करा है। व्हाट इज दिस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन? सो मे बी अभी आप स्कूल्स में हो तो इतना जर्नल एक्टिविटी एक्सेट्रा नहीं करते हो, बट आप लॉ स्कूल में जाओगे, देयर ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू एक्सेस टू मैनी सच जर्नल। जैसे एक बहुत फेमस आपका जर्नल पब्लिशर है विच इज जे स्टोर करके, यहाँ पे आपको डिफरेंट जर्नल्स मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली आपके लॉ से रिलेटेड है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, उन सबके जो जर्नल्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो फेम जर्नल्स होते हैं, वो सब आपको जे स्टोर पे होते हैं। एटलीस्ट आई नो ऑफ एनएलयू जोधपुर, वहां पे वी हैड फ्री एक्सेस टू जे स्टोर, तो हम वहां पे जाके इसको एक्सेस कर सकते थे।
बिकॉज ये पर्टिकुलर जो एक्सेस है इस पर्टिकुलर पब्लिशर का, ये इंस्टीट्यूट ने ले रखा था, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो एक इंडिविजुअल नहीं ले सकता, तो ये वहां पे उन्होंने पूरी इंस्टीट्यूट ने ले रखा था। तो आप इसमें लॉग इन करिए एंड यू कैन डू दिस। तो यहाँ पे इसी चीज को प्रमोट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। तो ये क्या है बेसिकली कि रेदर देन यू गोइंग या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट गोइंग टू अ पब्लिशर एंड सब्सक्राइबिंग टू देयर प्लान, यहाँ पे इसके अंदर में आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके बिहाफ पे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को यहाँ पे ले लेगी। उससे क्या होगा कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल और आपके स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबके पास में फ्री एक्सेस होगा वो जर्नल्स का जिनका सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत ही महंगा है। तो what exactly is one nation one subscription? It will enable state and central government higher education institution to access thousands of journals on one platform, which will be active from January 1st 2025. So this is going to be important next year also, because January 1st 2025 से जाके आपका ये सब्सक्रिप्शन प्लान वाला जो सिस्टम है ये आपका इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे जो जर्नल्स होते हैं उनके पब्लिशर्स को आप पब्लिशर्स के जो जर्नल्स होते हैं उनको आप अब एक्सेस कर पाओगे। ओके और इसका कॉर्पस है 6000 करोड़ रुपीस 3 साल के लिए, 25, 26, 27 3 साल के लिए 6000 करोड़ में नेगोशिएट करा है। तो कुछ ऐसे बाहर की 30 वेस्टर्न पब्लिशर्स होते हैं अलग अलग, तो उनका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है उन्होंने यहाँ पे 6000 करोड़ 3 साल के लिए 2000 करोड़ पर ईयर के हिसाब से करा गया, विच इज अराउंड द कॉस्ट जो आपके अगर इंडिविजुअली भी सारे कॉलेजेस लेते हैं उनको भी यही पड़ता है। बट अभी तक जो कॉलेजेस लेते हैं वो बहुत कम है। इसमें क्या होगा, जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सबको इन जर्नल्स का एक्सेस मिल जाएगा। व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज कि जो आपके रिसर्चर्स हैं स्पेसिफिकली उन सबके पास में डायरेक्ट एक्सेस होगा, उनके पास में रेडी एक्सेस होगा इन सारे जर्नल्स का। ओके तो यहाँ पे 30 ऐसे पब्लिशर हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? सो इसका नाम है इन्फ्लिपनेट सेंटर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर इन गांधीनगर गुजरात में आपका ये इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी सेंटर लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर है, जिसके जो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यानी इसके थ्रू आपको ये पर्टिकुलर होगा। ओके अब यहाँ पे अगर आप इस आर्टिकल को रीड करोगे तो यू वुड फाइंड आउट कि ये दो टाइप के मॉडल्स की बात कर रहा है, एक है सब्सक्रिप्शन मॉडल, एक है ओपन एक्सेस मॉडल। तो ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मॉडल है, वन प्लान है, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए बनाया हुआ है। सो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन मॉडल? तो आपके बहुत सारे जर्नल्स पब्लिशर्स होते हैं। तो लेट्स से आप एक साइंटिस्ट हो जिसके पास में कोई रिसर्च है, तो आप अपनी रिसर्च जो है वो इस पर्टिकुलर जो जर्नल होगा इस जर्नल को सबमिट करोगे, इस जर्नल को सबमिट करोगे अपनी रिसर्च, और ये जो जर्नल होगा ये इसको पीयर रिव्यू कराएगा। ये खुद से अपने एक्सपेंस के ऊपर पे डिफरेंट जो साइंटिस्ट होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे रिव्यू कराएगा आपके पर्टिकुलर वर्क को, कि लेट्स से कि आपने कुछ एआई के अंदर में करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में, सो दे वुड फाइंड आउट कि आपने जो रिसर्च करी है क्या वो एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं करती है, या फिर आपकी जो रिसर्च है वो एक होक्स है या फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। तो बेसिकली इस टाइप से पीयर रिव्यू किया जाता है। तो अगर पीयर रिव्यू होता है उसके बाद में या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जर्नल आपके आर्टिकल को, या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट हो गया तो स्टोरी वहीं एंड होगी, बट अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर जर्नल है ये आपका उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पे उस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर पे आपका अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, which means it would be available to subscribers to read it। और यहाँ पे अब जो आपका ये सब्सक्राइबर मॉडल वाले जो पब्लिशर्स हैं ये जो भी इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करना चाहेगा उससे अर्निंग करेगा। ऑन द अदर साइड वी हैव दिस ओपन एक्सेस मॉडल। ओपन एक्सेस मॉडल के अंदर में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो एक्चुअल में पे करता है, रिसर्चर पे करता है अपने आर्टिकल को या अपने स्कॉलरली वर्क को रिसर्च को पब्लिश करने के लिए ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप एक्चुअल में जो रिसर्चर है वो अपने वर्क को पब्लिश करने के लिए यहाँ के ऊपर पे यहाँ पे आपका पेमेंट कर रहा है, सो दैट उसका जो वर्क है एक पर्टिकुलर ऑथोरिटेटिव उस पे पॉइंट पे पब्लिश हो जाए। तो यहाँ पे जो ओपन एक्सेस वाले मॉडल्स होते हैं इसके अंदर में वो पीयर रिव्यू वहां पे भी किया जाता है, और पीयर रिव्यू करने के बाद ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल होता है ये अवेलेबल हो जाता है फॉर द रीडर। एंड यहाँ पे यू कैन सी ओपन एक्सेस है विच मीन्स एनीवन कैन डू एक्सेस टू इट। बट द गुड थिंग अबाउट ओपन एक्सेस इज कि यहाँ पे उनके पास में कॉपीराइट रहता है, दे हैव द कॉपीराइट टू दैट पर्टिकुलर वर्क जो ओरिजिनल रिसर्चर है। और यहाँ पे जो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल वाले होते हैं यहाँ पे जो कॉपीराइट होता है ये कॉपीराइट, जैसे एग्जांपल मैं जे स्टोर का दे रहा था, तो ये कॉपीराइट भी कि इसको कोई आगे दिया जा सकता है कि वो जे स्टोर अपने पास में रख लेता है।
ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के मॉडल्स होते हैं। अभी ओपन एक्सेस के अंदर में तो इन एनी वे आपके पास में आर्टिकल्स रेडीली अवेलेबल होते हैं, बट जो आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है इसके अंदर में आपको पैसे लगते हैं। तो इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर में यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर फैसिलिटी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर में एटलीस्ट 30 पब्लिशर्स के जो आपके डिफरेंट पब्लिशर्स हैं उनके मोर देन 13-15,000 से बहुत ज्यादा आर्टिकल्स हैं, उन सबका आपको रेडीली एक्सेस अवेलेबल होगा जो प्रॉपरली पीयर रिव्यूड है, यानी क्रॉस चेक्ड है। यू कैन रिलाई ऑन दोस पर्टिकुलर आर्टिकल्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये है आपका वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। नेक्स्ट आते हैं अ वेरी स्मॉल न्यूज, गवर्नमेंट स्क्रैप्स विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट ऑफ फ्यूल्स। तो आपके जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल है, डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस ऑफ क्रूड ऑयल, जैसे आपके ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी है, रिलायंस है, प्राइवेट कंपनी है, ये सब इंडिया के अंदर में इन्होंने वेल्स खोदे हुए हैं जमीन में, या फिर मुंबई है आपके ओशन के अंदर में, और वहां पे ये डोमेस्टिकली क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इंडिया जो है इट इज ऑल्सो एक्सपोर्टर ऑफ एडीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसको हम जेट फ्यूल बोल सकते हैं, डीजल एंड पेट्रोल। तो आपके क्रूड ऑयल को ये लोग प्योरीफाई करके, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज जैसे कि रिलायंस इज अ प्राइवेट कंपनी जो इस टाइप के इस क्रूड ऑयल को यहाँ पे प्रोसेसिंग भी करती है, वो एटीएफ को, डीजल को और पेट्रोल को यहाँ पे प्योरीफाई करके उसको रिफाइन करके वो एक्सपोर्ट भी करती है। तो आपका 22 के अंदर में, जुलाई 1 22 के अंदर में यहाँ पे आपके, बिकॉज मार्केट प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे, इस वजह से आपके, और प्रोडक्शन में कम था, मतलब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन का वैल्यू प्राइस कम हो रहा था, तो इस वजह से जो आपकी कंपनीज थी, ये सारी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, इन सबको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा था। तो मैनी अ टाइम्स आपकी गवर्नमेंट जो होती है, टैक्सेशन इज अ पावर ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो उसने क्या करा, उनके ऊपर पे विंडफॉल टैक्स लगा दिया। विंडफॉल टैक्स मतलब कि एकदम से बहुत ज्यादा पैसा आ गया। तो व्हाट एग्जैक्टली इज विंडफॉल टैक्स? सो इट इज अ हायर टैक्स, थोड़ा ज्यादा टैक्स है, विच इज लेवीड बाय द गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज व्हेन द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड एंड अबव एवरेज प्रॉफिट। तो अगर किसी इंडस्ट्री को अनएक्सपेक्टेडली या अबव एवरेज प्रॉफिट होता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अपटर्न्स, इकोनॉमी के अंदर में कुछ बहुत बेटर हो रहा है, इस वजह से कुछ प्रॉफिट होता है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को यहाँ पे ये टैक्स लगा देती है। तो यहाँ पे जुलाई 1 22 में हमने टैक्स लगाया था, और अब बिकॉज आपकी प्राइजेस जो इंटरनेशनल प्राइजेस हैं वो अब स्टेबल हो चुकी हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो अब उस पर्टिकुलर टैक्स को स्क्रैप कर दिया है, बिकॉज अब इतना प्रॉफिट गवर्नमेंट को इस टैक्स से नहीं हो रहा था, और यहाँ पे मे बी इन फ्यूचर ये जो कंपनीज हैं इनको इस विंडफॉल टैक्स की वजह से लॉस होना स्टार्ट हो जाए, तो इस वजह से टैक्स को अब यहाँ पे स्प्रेड, इसको यहाँ पे स्क्रैप कर दिया गया है। ओके, मूव करते हैं थोड़ा नेक्स्ट न्यूज, अगेन इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है, पैनल प्रिपेयरिंग न्यू बेस ईयर फॉर नेशनल अकाउंट्स मिनिस्टर। तो यहाँ पे आपके जो मिनिस्टर हैं स्टैट्स के अंदर में, इंदर राव जी सिंह, उन्होंने यहाँ पे आपके लोकसभा को इन्फॉर्म किया है कि इंडियन गवर्नमेंट इज करंटली थिंकिंग ऑफ चेंजिंग इट्स बेस ईयर। तो ये जो बात है ये पहले बहुत टाइम से चल रही है आपकी, 2018 के अंदर में भी ये बात चल रही थी, 20 में भी चल रही थी, कि अब हमारा टाइम है कि हमें बेस ईयर को चेंज कर देना चाहिए। एंड आई एम श्योर बेस ईयर आपने पढ़ा होगा। तो बेस ईयर इज बेसिकली टू कैलकुलेट रियल ग्रोथ ऑफ एनी सेक्टर, रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। तो आप ग्रोथ को रियल टर्म्स में या नॉमिनल टर्म्स में कर सकते हो। तो नॉमिनल जो होती है वो तो होती है करंट प्राइसेस पे, कि जो अभी प्राइस चल रही है उस बेसिस पे, और रियल ग्रोथ होती है जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो ओवर द इयर्स। तो अगर मेरे को एक्चुअल ग्रोथ करनी है तो मुझे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा ये जानने के लिए। तो अब एक एग्जांपल समझिए कि लेट्स से आई एम अ शॉपकीपर, जो या आई एम अ मैन्युफैक्चरर कर लेते हैं, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन, और मैं एक पेन बनाता था। वो जो पेन है उसको मैं आज 2023 के अंदर में 10 रुपीज का सोल्ड करता हूं, और 2024 में मैं उस पेन को अब 12 रुपीज का सोल्ड करता हूं, 12 रुपीज का सोल्ड करता हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि ये जो 23 से 24 है, यहाँ पे जो 2 रुपए का इंक्रीज हुआ है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बट क्या मैंने यहाँ पे पेन्स का जो नंबर है, लेट्स से, और आई वुड से कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे ऐसे 10 पेन बेचता था, और यहाँ पे भी मैं 10 पेन बेचता हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 10 रुपीज का, तो 100 रुपीज तक का मैंने काम करा है। लेट्स से कॉस्ट मेरी 90 थी, और यहाँ पे मेरा 120 रुपीज का हुआ, लेट्स से मेरी कॉस्ट मेरी फिर से 90 थी। तो यहाँ पे मुझे आपका 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। बट यू कैन सी कि यहाँ पे जो 10 से 12 का इंक्रीमेंट हुआ है, इट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि मार्केट में क्योंकि एक जनरल इन्फ्लेशन था, मार्केट में महंगाई बढ़ रही थी, जो लास्ट ईयर पे चीज 10 रुपए की थी आज वो 12 रुपए की हुई।
तो एक्चुअल में पहले भी मैं 10 यूनिट ही बेच रहा था, आज भी मैं 10 यूनिट ही भेज रहा हूं, मैंने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया यहाँ पे। तो अगर मुझे एक्चुअल में ग्रोथ देखनी है 23 से 24 में, तो मैं अगर लेट से कि मेरा बेस ईयर 23 होता, तो मैं इस 12 रुपीज की जगह इसको 10 रुपीज ही मानता, और मैं ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करके देखता कि मैंने इस बार कितने रुपए कमाए हैं। तो एक्चुअल में मैंने कोई ग्रोथ नहीं करी है, एक्चुअल ग्रोथ नहीं हुई है मेरे बेस ईयर के हिसाब से या प्रीवियस ईयर के हिसाब से। मेरे पिछले साल मैंने 100 रुपए कमाए थे और इस बार भी मैंने 100 रुपए कमाए। ओनली थिंग जो इंक्रीमेंट हुआ है मेरा 2 रुपए का, वो इन्फ्लेशन की वजह से है। तो अगर मैंने यहाँ 2 रुपए कमाए हैं, तो मैं कल कुछ चीज खरीदने जाऊंगा तो ऑब्वियसली वहां पे भी महंगाई बढ़ी होगी, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को इस अंडरलाइंग इन्फ्लेशन को भी यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज को हटाने के लिए कि इन्फ्लेशन से क्या प्राइस में इंक्रीज हुआ है, हम रियल ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। तो जो भी मेरा बेस ईयर होता है, उस बेसिस पे मैं रियल ग्रोथ कैलकुलेट करता हूं। और बेस ईयर जो अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, वो 2011-12 है। तो यूजली इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 5 से 10 ईयर्स के अंदर में आप अपना बेस ईयर है जो जीडीपी का चेंज करोगे, सो दैट आपके जो मेजरमेंट्स हो रहे हैं, आपके जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं जीडीपी के, वो आपको एक रियल पिक्चर शो कर पाए, चाहे नॉमिनल ग्रोथ में हो चाहे रियल ग्रोथ में हो। तो नॉमिनल के अंदर में तो सेम आज की प्राइसेस है, तो उसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको रियल ग्रोथ पता करनी है, ईयर ऑन ईयर आपकी ग्रोथ क्या है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट योर बेस ईयर्स वेरी रेगुलरली। तो करंटली आप जीडीपी जो कैलकुलेट करते हो, रियल जीडीपी, उसके लिए आप करंट ईयर यूज करते हो 2011-12, और नाउ इट इज प्रपोज बाय द गवर्नमेंट कि इसको 22-23 कर देना चाहिए एज द न्यू बेस ईयर। ओके, अब इसके लिए आपने एक कमिटी बनाई हुई है, विच इज एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ACNAS। तो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के अंदर में चेयरमैन है इसके विश्वनाथ गोलदार। गोलदार कमेटी एक पहले से भी फेमस कमेटी, बेस ईयर की कमेटी थी, पहले भी इन्हीं की कमेटी थी। तो ये पर्टिकुलर कमेटी आपने क्रिएट करी है, और इस कमेटी का काम है यहाँ पे आपको नया बेस ईयर सजेस्ट करना। 22-23 इज ऑल्सो इन कंटेंशन अपार्ट फ्रॉम 23-24, बट अभी इट इज लुकिंग मोर लाइकली कि 22-23 को करा जाएगा। अब व्हाट एग्जैक्टली इज बेस ईयर? सो इट इज अ स्पेसिफिक रेफरेंस ईयर अगेंस्ट विच जीडीपी फिगर्स फॉर सब्सिक्वेंट एंड प्रायर ईयर्स आर कैलकुलेटेड। तो ये रेफरेंस ईयर होता है जिससे हमें एक प्रॉपर स्टेबल पॉइंट मिल जाता है, जिससे हम हमारे जीडीपी ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल में हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है उसको यहाँ पे मेजर कर सकते हैं ओवर टाइम। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ बेस ईयर। हम बेस ईयर्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं? व्हाई डिड वी चूज 2011-12, व्हाई नॉट 2016, व्हाई नॉट 2019, व्हाई नॉट 2021? सो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको कहां हिंट कर रहा हूं कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जो जीडीपी की वैल्यू निकल के आएगी डीमोनेटाइजेशन की वजह से, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ ट्रू पिक्चर, अ लॉन्ग टर्म पिक्चर कि क्या ये ट्रेंड है, क्या 16 में नहीं हो सकता। 2019 और 2020, 21 are were the years affected by COVID. So these would not be the these would not be good years to assess the GDP value, real growth calculate करना, it's not going to be good. I am also not sure about 22-23. This is my personal opinion, but 22-23 में एक तो कोविड के जो आपके एक्सटेंडेड इफेक्ट्स थे वो भी कंटिन्यू हो रहे थे, इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो थे। इसके अलावा कोविड के बाद आपके एकदम से डिमांड जो थी उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने, जो मतलब 2019 से 21 उन्होंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी, 22 ऑनवर्ड्स उन्होंने बहुत शॉपिंग करी है। सो आई थिंक बहुत जो नंबर आएगा बेस ईयर का जीडीपी का, वो बहुत ही इन्फ्लेटेड रहेगा। ओके, बट बेस ईयर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर, मतलब इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर, कुछ भी बहुत तगड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ भी बहुत ही अनटूवर्डली नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है? दैट इट मस्ट नॉट एक्सपीरियंस एनी अब नॉर्मल इंसिडेंट सच एज ड्राउट, फ्लड्स, earthquakes, pandemic, etc. Also, it should not be too distant in the past. तो मैं यहाँ पे 1947 या 2001 को नहीं करूंगा, 11-12 को भी मैं इसलिए चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये भी एक बहुत पुराना टाइम हो चुका है, ज्यादा टाइम बीत चुका है, इसलिए इवन मैं इसको भी चेंज करने का की पहल कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे को प्रॉपर रियल ग्रोथ बताने में अब प्रॉपरली मेरा सही बेस ईयर या सही रेफरेंस पॉइंट नहीं रहा। ओके, बट दिस इज रिगार्डिंग योर बेस ईयर फॉर जीडीपी। इसके अलावा यहाँ पे अभी आपका एक FIDA का वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है, कहाँ पे हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है। इस बार भी चेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओलंपिक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एलेट। तो चेस के अंदर में तो अब आपका चेस हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इंडिया इज डूइंग वेरी गुड इन चेस। तो जब भी कोई कंट्री किसी स्पोर्ट्स में अच्छा करती है, जैसे इस बार हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, या हम चेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये एग्जामिनर्स भी इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को टारगेट कर सकता है। तो अगेन
बैडमिंटन हुआ, टेनिस हुआ, आपका चेस हुआ, इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, डी गुकेश और डिंग लिरेन करके जो करंट वन चैंपियन है, उनके बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है। करंट स्कोर इज 3-3। अभी और मैचेस बचे हैं, दिसंबर 15 तक ये पर्टिकुलर सीरीज चलेगी, देन वी वुड हैव अ फाइनल विनर। However, what I want to talk to you about is the agency, जो एक आपको पता होनी चाहिए, which is your International Chess Federation. FIDE is the acronym, the French acronym for this particular body. ये जो पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी है चेस की, ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल चेस कंपटीशन या चैंपियनशिप्स होती हैं, उनको यहाँ पे ये रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर अब लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर, स्पोर्ट्स रिलेटेड हेडक्वार्टर आपके यहाँ लॉसेन स्विट्जरलैंड में ही है। इनिशियली ये 1924 इन पेरिस के अंदर में इसको क्रिएट किया था, इसीलिए इसका फ्रेंच एक्रोनिम जो है, पहले इसका नेम भी जो ओरिजिनल नेम था वो भी एक फ्रेंच वर्ड ही था, ओके, बट अब इसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोलते हैं। बट फॉर अ कंटिन्यूएशन वी स्टिल कीप द एक्रोनिम एज FID, फिडी ही बोला जाता है इसको शॉर्ट में कई बार, ठीक है। 1924 में इसको क्रिएट किया था, लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आई थॉट लेट्स आल्सो गो थ्रू आर वन ऑफ द अचीवमेंट्स व्हिच वी डिड। तो जो आपका 2024 में चेस ओलंपियाड हुआ था, ओलंपियाड जो हुआ था, इसके अंदर में इंडिया डिड वेरी गुड, बिकॉज हमने जो आपका मेंस कैटेगरी, जिसको हम ओपन कैटेगरी भी बोलते हैं, और जो आपका विमेंस कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी के अंदर में हमने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। यानी जो आपका टीम मेंस का टीम टूर्नामेंट या ओपन टूर्नामेंट है, वहां पे भी हम चैंपियंस बने, और विमेंस के उसमें भी हम चैंपियन बने हैं। इस बार का जो चेस ओलंपियाड था वो बुडापेस्ट आपके हंगरी ने होस्ट किया था। लास्ट टाइम इट वाज होस्टेड बाय इंडिया, और इस बार बुडापेस्ट ने किया है। और इंटरेस्टिंगली सोवियत यूनियन और चाइना के बाद में इंडिया हैज बिकम द थर्ड कंट्री जिसने ओपन और विमेन टूर्नामेंट एक साल में दोनों एक साथ जीते हो। तो इट्स नॉट द फैक्ट कि भाई इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डू इट। सोवियत यूनियन आपके कोल्ड वॉर एरा के टाइम में, जब सोवियत यूनियन वाज वन ऑफ द स्टॉलवर्ट इन द चेस वर्ल्ड, उस टाइम में सारे के सारे जो चेस ओलंपियाड्स होते थे कंटिन्यूसली वो ही जीतता आता था। इसके अलावा चाइना हैज आल्सो डन इट, कि जिसके अंदर में चाहे ओपन टूर्नामेंट हो चाहे विमेन टूर्नामेंट हो, दोनों में इसने जीता है। और नाउ इंडिया हैज बिकम द थर्ड कंट्री टू हैव दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस फोटो फ्रॉम साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके अंदर में इस बार के चेस ओलंपियाड के जो आपके पार्टिसिपेंट्स चैंपियंस थे उनके नाम प्रोवाइडेड है। जैसे विमेन चेस चैंपियंस में आपके हैं दिव्या देशमुख, डी हरिका, तानिया सचदेव, वैशाली रामेश बाबू एंड बंतिका अग्रवाल। और मेंस में या ओपन कैटेगरी के अंदर में आपके चैंपियंस प्लेयर्स थे विदित गुजराती, अर्जुन एरिगासी, आर प्रगनंदा, पेंटल हरिकृष्ण, पी हरिकृष्णा और डी गुकेश। तो ये लोग आपके अब तक के विनर्स हैं इस बार के चैंपियनशिप के, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके, बिकॉज नाम पूछा जा सकता है, सो आई वुड से कि आप इनको कर सकते हो। इसके अलावा एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए ग्रैंड मास्टर का। तो ग्रैंड मास्टर, ये सारे के सारे आपके ग्रैंड मास्टर्स में, ग्रैंड मास्टर आर द बेस्ट प्लेयर्स इन चेस, उनको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। और इसके लिए दो क्वालिफिकेशंस होती हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंटली होती है आपकी कि एक एलो रेटिंग्स होती है। एलो रेटिंग्स करके FIDI यूज करता है एक पर्टिकुलर प्लेयर की स्किल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्पेसिफिकली एलो रेटिंग्स यूज करे जाते हैं जीरो सम गेम में, विच मींस कि देयर इज गोइंग टू बी अ विनर, देयर इज गोइंग टू बी अ लूजर इन अ पर्टिकुलर गेम। इंडिविजुअल जो गेम्स होते हैं वहां पे उनके स्किल्स को मेजर करने के लिए ये एलो रेटिंग्स यूज करी जाती है। तो मिनिमम ऑफ 2500 आपको एलो रेटिंग्स आपके करियर में मिलनी चाहिए। इसके अलावा यू शुड बी हैविंग अ गुड रिकॉर्ड इन नॉर्म्स। नॉर्म्स आर बेसिकली डिफरेंट टूर्नामेंट्स। तो डिफरेंट टूर्नामेंट जो होते हैं उसके अंदर में भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तब जाके आपको ग्रैंड मास्टर का टैग मिलता है। बट रिमेंबर एलो रेटिंग्स वाला 2500 वाला पॉइंट्स है। तो अगर इफ यू नो द आंसर, आप बता दीजिए मुझे कि इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया वाज, हु वाज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो इफ यू नो द आंसर यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम। नेक्स्ट है आपकी ब्रिक्स करेंसी ट्रम्प थ्रेट। तो अभी अभी ये पर्टिकुलर न्यूज का कंटेक्स्ट ये है, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज हम फॉलो कर रहे हैं। द कंटेक्स्ट इज कि यहाँ पे अभी आपका 16th ब्रिक्स समिट हुआ था कजान में, और वहां पे देयर हैज बीन टॉक अबाउट कि हम एक नई ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करेंगे। लॉन्च किया नहीं गया है बट करेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली अभी आपके जो क्लैट का एग्जाम हुआ तो उसमें ब्रिक्स करेंसी के ऊपर पे क्वेश्चन भी आया था। एनीवे फिर से, और अब ये न्यूज में फिर से दिख रहा है आपको। 16 ब्रिक्स समिट के अंदर में दो इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सारे डायलॉग्स हुए बट दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे आउटकम निकल के आए। एक तो यहाँ पे 16th ब्रिक्स समिट में हमने एग्री करा कि जो हम कंट्रीज के बीच में, मतलब जो आपकी
इंटर कंट्रीज आपकी जो ट्रेड होगी ब्रिक्स नेशन के बीच में, वो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है ट्राई कि हम लोकल करेंसीज के अंदर में करें। तो लेट्स से अगर रशिया और इंडिया अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो रूबल और आपके यहाँ पे रुपी के बीच में ट्रेड करने की ट्राई करेंगे, उस तरह से वैल्यूएशन करेंगे। और सिमिलरली अगर चाइना, रशिया या इंडिया कोई भी कर रहा है तो हम रेनमिनबी और आपके रूबल या आपका यहाँ पे जो रुपी है उसके बेसिस पे करेंगे, सो दैट कि अब हमारी जो डिपेंडेंसी है उन यूएस डॉलर्स में, यूजुअली क्या होता था, क्या अभी भी क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंट्री के साथ, लेट्स से आप सऊदी अरेबिया से ऑयल ले रहे हो तो अब आपको उसको डॉलर पे करना पड़ेगा, तो वो डॉलर ही आपसे एक्सेप्ट करेगा, रुपी नहीं एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज हाउ इज इट पॉसिबल कि वाई इज इट सो कि वो डॉलर यूज कर रहा है? बिकॉज अगर उसके पास डॉलर होगा तो वो डॉलर से ग्लोबल ट्रेड कर सकता है। बहुत सारी कंट्रीज है डॉलर को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके जो ट्रेडर्स होंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट मे बी वो रुपी शायद एक्सेप्ट ना करें, बिकॉज दे वुड से कि लेट्स से कोई पर्सन है जो अर्जेंटीना में है, कोई कंपनी है जो और वो रशिया के साथ कर रही है और कह रही है कि मैं रुपी देना चाहती हूँ, वो कह रही है कि रुपी का मेरा कोई वर्क नहीं है बिकॉज मैं इंडिया के साथ मेरा ट्रेड ही नहीं है, तो मेरे लिए वो पैसा खराब है, तो यू पे मी इन डॉलर। तो इस वजह से क्या है, डॉलर की जो डिपेंडेंसी है, इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो उसको काउंटर करने के लिए वी आर एटलीस्ट ट्राइंग कि जितने भी ब्रिक्स के नेशन है वो अपने लोकल करेंसीज के अंदर में ट्रेड करेंगे रेदर देन यूएस डॉलर। और दूसरा क्या है, यहाँ पे हम एक डिजिटल करेंसी बनाने का भी ट्राई करें, ब्रिक्स करेंसी, जिसको शायद हम बाद में बोलेंगे, जो वेस्टर्न करेंसीज की हमारी डोमिनेंस जो है उसको यहाँ पे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव फॉर स्विफ्ट सिस्टम विच इज नोन एज ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स पे जो है इसको भी हम डिस्कस करेंगे पहले स्विफ्ट समझ के, ठीक है। तो व्हाई इट इज नेसेसरी कि हम ब्रिक्स करेंसी को ला रहे हैं, बिकॉज करंटली जो डॉलर का डोमिनेंस है इट इज टू मच, इट इज टू मच। पहले और भी ज्यादा था, थोड़े पिछले कुछ सालों में थोड़ा कम हुआ, बट यू कैन सी कि अभी भी 88% जो वर्ल्ड के फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, जैसे इंडिया के पास में बहुत सारा जो बाहर का पैसा पड़ा है, बाकी कंट्रीज का पैसा पड़ा हुआ है या गोल्ड रिजर्व पड़े हुए हैं, वो सब फॉरेक्स रिजर्व्स में आता है। तो उसमें 88% ओवरऑल वर्ल्ड का देखते हैं तो 88% लोगों का वर्ल्ड रिजर्व जो है, करंट कंट्रीज का वर्ल्ड रिजर्व जो है वो आपका डॉलर के अंदर में इन्यूमरेटेड है, ठीक है, यानी उनके पास डॉलर्स रखे हुए हैं। और सेकेंड इज कि 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो हो रही है वो डॉलर्स में ही कर रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत कम ट्रेड्स हैं कि आप रूबल और इंडिया में एक्सचेंज कर रहे हो या रेनमिनबी और आप रुपी के बीच में अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ पे आप यूजुअली डॉलर के अंदर में ही अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हो, विच मीन्स कि अगर आप किसी थर्ड सऊदी अरेबिया से आपको ऑयल लेना है तो आपके पास में डॉलर्स होने चाहिए। और जरूरी नहीं आपके पास, मतलब फिजिकल डॉलर रिक्वायर्ड नहीं, आपके पास में कोई बेसिकली अकाउंट एंट्री भी हो सकती है इस तरीके से कि यस कि आपके बैंक अकाउंट में ये है, तो आपको वहां पे डॉलर ही ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट कि अगर वो डॉलर लेके यूएस के पास जाए तो उसको उसके एक्सचेंज में डॉलर की वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है आपकी वो डॉलर में ही होती है। तो इस डोमिनेंस को कम करने के लिए, बिकॉज डॉलर की डोमिनेंस को यूएस जो है बहुत ज्यादा मिसयूज करता है। एक तो यूएस बिकॉज खुद की करेंसी है तो कितना भी इसको प्रिंट कर सकता है और उससे वो जो इन्फ्लेशन है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है इन डिफरेंट कंट्रीज। और दूसरा, यहाँ पे वो अपने डोमिनेंस को यूज कर सकता है फॉर इकोनॉमिक सैंक्शन। तो अगर आपके पास में डॉलर पड़ा है या मेरे पास आप डॉलर में ट्रेड करते हो और मैंने मना कर दिया कि अगर आप रशिया से ट्रेड करोगे तो मैं आपके डॉलर को सीज कर दूंगा या उसको मैं ऑनर नहीं करूंगा, सो इट माइट बिकम प्रॉब्लमैटिक। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस का टूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। स्पेसिफिकली यहाँ पे हम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का एग्जांपल देते हैं। तो स्विफ्ट क्या है, ये एक पेमेंट सिस्टम भी क्या, पेमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहना ज्यादा प्रॉपर रहेगा। सो इफ यू आर मार्किंग योर नोट्स तो इसमें इसको सिर्फ पेमेंट इन्फो सिस्टम कर लेना, information system. What is the full form? SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication System. I'll repeat, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication System. तो this is the SWIFT Payment Information System जो बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे क्या होता है, जितने भी इसके मेंबर बैंक्स होते हैं दे communicate with each other securely to give instruction for transferring funds between account. Let's say कि एक इंडिया का बैंक है और एक यूएस का बैंक है। इंडिया से लेट से एसबीआई बैंक हो जाएगा और यूएस का लेट से बैंक है एबीसी, ठीक है, एबीसी सच में भी बैंक है उनका वहां पे। तो लेट से एसबीआई और एबीसी के बीच में लेट से एसबीआई का कोई कस्टमर है वो यूएस गया हुआ है और उसको यूएस में एबीसी बैंक से कुछ पैसा लेना है। तो यहाँ पे एबीसी बैंक है, इसको पेमेंट करने से पहले क्या करेगा, इस एसबीआई को मैसेज भेजेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन है एक्स,
ये कह रहा है कि एसबीआई में मेरा पैसा है, वो आप मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए एबीसी बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे एसबीआई और एबीसी रेदर देन कॉल करेंगे या किसी जीमेल करेंगे या नॉर्मल मेथड करेंगे, वो स्विफ्ट का इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करेंगे, जिसके अंदर में ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है इसको क्रॉस वेरीफाई करा जा सकता है कि यहाँ पे ये जो एक्स पर्सन है क्या उसका एसबीआई में बैंक अकाउंट है या नहीं है, ये मतलब ऑथेंटिक है या नहीं है। और यहाँ पे एबीसी बैंक जो है अगर वो उसको देना चाहता है तो एसबीआई का जो भी वहां से मैसेज होगा वो स्विफ्ट के सिस्टम के थ्रू यहाँ पे डिलीवर होगा एबीसी को, सो दैट एबीसी वुड बी श्योर कि ये जो पर्टिकुलर मैसेज मेरे पास आया है, जो कम्युनिकेशन मेरे पास आई है, ये सिक्योर्ड है, ये ऑथेंटिक है और ये एसबीआई से ही ओरिजिनेट हुए रेदर देन बीइंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यूएस ने, क्योंकि यूएस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ स्विफ्ट सिस्टम, इसने रशिया और ईरान को इस पर्टिकुलर सिस्टम से आउस्ट कर दिया, मतलब उनको निकाल दिया है कि रशिया और ईरान के जो बैंक्स हैं वो स्विफ्ट सिस्टम को यूज ही नहीं कर सकते, विच मीन्स कि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के बैंक्स अगर वो रशिया के साथ, ईरान के बैंक्स के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कुछ ट्रेड करना चाहते हो, तो उनके पास स्विफ्ट सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है। और ये क्या करता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है, चैनल जो है, वो थोड़े आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब आप इस सिक्योर मेथड से नहीं, आपको कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। तो उसके लिए ब्रिक्स पे हमने लॉन्च करा है, और ब्रिक्स पे के अंदर में हम स्विफ्ट की तरह ही, ब्रिक्स पे इज नॉट अगेन अ फाइनेंशियल सिस्टम, अ पेमेंट सिस्टम, इट इज ऑल्सो अ पेमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें दो बैंक्स जो होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन करने में ब्रिक्स पे हेल्प करेगा। ओके, तो दिस इज द न्यूज रिगार्डिंग ब्रिक्स करेंसी एंड ट्रम्प थ्रेट। नेक्स्ट पे आते हैं। Last news for today: how land degradation is threatening Earth's capacity to sustain humanity. So this year 2024 is very special with regard to environment. मतलब not exactly how we are doing to what we are doing to the environment, but what kind of convention or conferences are taking place. So इस साल आपकी 3 important conferences scheduled हैं, या शेड्यूल क्या, 2 तो हो चुकी हैं और तीसरी आज की आपकी, आज जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब से आपकी स्टार्ट हो रही है। तो इस बार आपकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसी की थी वो तो हो ही चुकी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाली कन्वेंशन भी हो चुकी है, और आज से आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी जो सीओपी है वो हो चुकी है। यूएनएफसीसीसी की 29 थी, सीबीडी की 16 थी और यूएनसीसीडी की भी 16 थी। 16 बिकॉज ये आपकी हर 2 साल में एक बार होती है, 29 बिकॉज ये आपकी जब से हमने स्टार्ट करा है 1995 से, तब से आपकी रेगुलरली कंडक्ट करी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट आपकी जो यूएनसीसीडी की 16th सीओपी है, सीओपी 16th जो है, उससे जस्ट पहले कल ही आपकी ये रिपोर्ट रिलीज हुई है। रिपोर्ट का नाम है स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रेसिपिस, ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे विद इन प्लेनेटरी बाउंड्रीज रिपोर्ट। सो यू शुड नो दिस कि लैंड जो है वो भी आपका रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वो भी आपका अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। आपकी जो फर्टाइल लैंड है, आपकी जो यूजेबल लैंड है, क्वालिटी जो ऑफ लैंड है या सॉइल है, वो आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये भी आपकी अगर एक लेवल तक कम होती जाएगी, सो इट वुड बी वेरी वेरी टफ टू वापस से इसको रिवाइव। तो इस वजह से यहाँ पे पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय यूएनसीसीडी एंड जर्मनीज पोट्सडैम इंस्टीट्यूट, एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, पोट्सडैम इंस्टीट्यूट जर्मनी की, उसने यूएनसीसीडी के साथ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करा है। एंड व्हाट इज द रिपोर्टिंग, इट इज रिपोर्टेड कि अभी आपकी हर साल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से खराब हो रही है। और अभी तक इतने सालों में हमने एंटार्क्टिका का जो साइज है, एंटार्क्टिका का जो साइज है, इतना बड़ा लैंड पार्सल जो है वो हमने डिग्रेड कर दिया, यानी कि अब उसकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो गई है। व्हाट इज एग्जैक्टली लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन को यूएनसीसीडी कैसे डिफाइन करता है? तो यूएनसीसीडी के हिसाब से इट इज अ प्रोसेस बाय विच द बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज रिड्यूस्ड और लॉस्ट। तो ऑब्वियसली लैंड का मेन काम तो बायोलॉजिकल ही होता है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, बेसिकली कितना आप उसे फर्टाइल तरीके से यूज कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर किसी भी लैंड की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है या खत्म हो गई है, तो उसको हम लैंड डिग्रेडेशन कॉल करते हैं। ओके, और यहाँ पे यूएनसीसीडी क्या प्रमोट करता है? यूएनसीसीडी wants to promote land degradation neutrality. तो न्यूट्रलिटी इज बेसिकली कि आप जितनी भी लैंड को डिग्रेड कर रहे हो, आप ट्राई करिए कि वो इस लेवल पे हो कि आप यहाँ पे कुछ डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर कर रहे हो, सो दैट कि ओवरऑल लैंड डिग्रेडेशन जो है वो आपका इंक्रीज ना हो, या तो वहीं स्टेबल रहे या कम हो।
So what exactly land degradation neutrality? Neutral रहना चाहिए, stable रहना चाहिए as a state where the amount and quality of land resources remain stable और increases. या तो लैंड का क्वालिटी या बेटर लैंड का जो अमाउंट है, नंबर है, वो इंक्रीज हो रिसोर्सेज का, या फिर वो एटलीस्ट स्टेबल रहे, उसको हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। एंड आई एम श्योर आप लॉजिकली भी निकाल सकते हैं एलडीएन कैसे हो सकता है। तो पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग हेल्दी लैंड्स हैं उनको आप मेंटेन करें। सो दिस इज ऑब्वियसली वेरी लॉजिकल कि भाई जो पहले से हेल्दी लैंड्स है उनको मेंटेन तो करिए आप, उनको क्यों खराब करें। सेकेंड इज रिड्यूस एग्जिस्टिंग डिग्रेडेशन थ्रू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो जो डिग्रेड हो चुकी हैं, हो रही हैं, उनको सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू उसको कम करें। और थर्ड इज कि जो हो चुकी हैं, जो डिग्रेड हो चुकी हैं, उनको वापस से रिस्टोर करने का ट्राई करें टू अ नेचुरल एंड मोर प्रोडक्टिव स्टेट, यानी कि अब उनको और भी बेटर फर्टिलिटी की तरफ उसका मूवमेंट करवाना जरूरी है आपके लिए। तो दिस इज समथिंग विच हैज बीन सजेस्टेड बाय दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट कि कैसे आप लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को भी कर सकते हो। एंड व्हाई इट इज अलार्मिंग कि नॉट जस्ट इंडिया बट वर्ल्ड ओवर हम 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड है उसको लैंड डिग्रेडेशन की वजह से डिग्रेड कर रहे हैं। Okay, so this is regarding land degradation and the upcoming COP16. COP16 जब हो जाएगी वो हमारे नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इस साल का एग्जाम तो अभी हो ही जाएगा। ओके Okay, students, with this, we are done with today's daily news analysis. Again, the same reminder, if you have any doubts, any feedback, you can mention it in the comment box. We'll try to implement it. Specifically with regard to ALET, if you want any special video, you can also mention it in the comment box. Okay, with this note, I would like to end today's class. Thank you and have a very nice day.